एमएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी एनएसएम का तीसरा चरण जनवरी 2021 में शुरू होगा। बताइए इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग गति को लगभग कितने पेटाफ्लॉप तक बढ़ाना है। ऑप्शंस हैं 45 पेटाफ्लॉप, 50 पेटाफ्लॉप, 60 पेटाफ्लॉप या फिर 70 पेटाफ्लॉप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 45 पेटाफ्लॉप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का तीसरा चरण जनवरी 2021 तक शुरू होगा। इस चरण में कंप्यूटिंग गति को लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स तक बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना और देश में सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए अनुसंधान और विकास करना है। आपको बता दें कि पेटाफ्लॉप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का एक पैमाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अगला सवाल है, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शंस हैं खाद्य एवं उद्योग प्रसंस्करण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मानचित्र और पट्टा योजनाओं को एकीकृत करेगा। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति के प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्र को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यह पोर्टल बुजुर्ग लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। साथ ही यह पोर्टल किसी खरीदार को संपत्ति के विवरण के बारे में जानने में मदद करेगा कि क्या संपत्ति के संबंध में कोई भी कानूनी मुकदमा लंबित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की व्यय सीमा की जांच करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ऑप्शंस हैं हरीश कुमार, उमेश सिन्हा, ए और बी दोनों या फिर संजय जैन। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। भारतीय चुनाव आयोग ने पूर्व महानिदेशक हरीश कुमार और चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह 2 सदस्यीय समिति लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों की व्यय सीमा की जांच करेगी। इस समिति का गठन गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार जैसे बड़े राज्यों के लिए चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार व्यय सीमा को 10% तक बढ़ाने के लिए किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मीदवारों को कोविड-19 के बीच चुनाव प्रचार करने में कठिनाई हुई है। चुनाव नियमों के संचालन अर्थात कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 90 के तहत उम्मीदवारों द्वारा चुनाव की व्यय सीमा निर्दिष्ट की गई है। नियम 90 के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करता है तो माना जाएगा कि उसने भ्रष्ट आचरण किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना लागू की जा रही है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है जिससे डिजिटल कक्षाओं का संचालन आसानी से किया जा सके। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2020-21 के पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान छात्रों, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को मनोसामाजिक यानी साइको सोशल सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल को शुरू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना लॉन्च करेंगे। ऑप्शंस हैं बिहार, असम, गुजरात या फिर त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है वे इस प्रकार हैं। मेहता हृदय अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद का उद्घाटन, गिरनार रोपवे परियोजना, किसान सर्वोदय योजना। गिरनार रोपवे गुजरात के जूनागढ़ जिले में माउंट गिरनार में स्थित है। यह परियोजना पहली बार 1983 में प्रस्तावित की गई थी। हालांकि परियोजना की मंजूरी और मुकदमेबाजी में देरी के कारण इसका निर्माण सितंबर 2018 में शुरू हुआ। वहीं किसान सर्वोदय योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली प्रदान करना है। मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को
850 बेड्स के साथ शुरू किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के हृदय संबंधी इलाज के लिए कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कोची में डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर महिला पायलटों के कौन से बैच का संचालन किया? ऑप्शंस हैं पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले। भारतीय नौसेना ने कोची में डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर महिला पायलटों के पहले बैच का संचालन किया। यह भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा किया गया। ये तीनों महिला पायलट लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट शुभांगी हैं। डोर्नियर एयरक्राफ्ट एक बहुउद्देशीय फ्यूल एफिशिएंट हल्के वजन वाला विमान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना का विस्तार और कितने क्षेत्रों में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या फिर 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी PLI योजना का विस्तार शीघ्र ही 8 और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। PLI एक आउटपुट ओरिएंटेड योजना है जिसमें निर्माता या उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसे केवल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 वर्षों के लिए नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसमें सभी उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इन विनिर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम शामिल हो सकते हैं। सनराइज सेक्टर उभरते हुए क्षेत्र हैं, लेकिन उन्हें प्रारंभिक चरण में सहायता या समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। PLI योजना के तहत निर्यात आधार को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा के लिए नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खाद्य सुरक्षा के लिए नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इस पहल के तहत धान की बिक्री के लिए किसानों का पंजीकरण, राशन कार्ड प्रबंधन, सस्ती दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान और सस्ती दुकानों द्वारा अनाज का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेकिंग ऑफ अ फूड सिक्योर ओडिशा नामक एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में बीते 20 सालों में ओडिशा में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुए व्यापक बदलावों के बारे में सभी जानकारियां शामिल हैं। पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में यह ओडिशा सरकार का सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ओडिशा के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA से 2.5 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने भारत को ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ब्लू डॉट नेटवर्क को किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शंस हैं 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2019। अमेरिका में सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार के लिए आमंत्रित किए जाने के फैसले का समर्थन किया है और साथ ही भारत को ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नेतृत्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी JBIC तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामले और व्यापार विभाग के बीच साझा सहयोग है। इसका उद्देश्य सरकारी निजी क्षेत्रों को एक साथ लाकर साझा मानकों के दायरे में वैश्विक अवसंरचना विकास पर बल देना है। इसका कार्य वैश्विक अवसंरचना सिद्धांतों पर आधारित परियोजनाओं का प्रमाणन करना है। इस नेटवर्क द्वारा जारी प्रमाणन बाजार चालित, पारदर्शी तथा स्थायी विकास परियोजनाओं के लिए मान्य वैश्विक प्रतीक के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं महमूद जमात, असफ अली, सलमान रशीद या फिर साद हरीरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साद हरीरी। 3 बार के लेबनान के प्रधानमंत्री रहे साद हरीरी को इस बार फिर से लेबनान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति मिशेल एयून द्वारा इस पद की घोषणा के बाद रिटर्निंग प्रीमियर ने विशेषज्ञों की एक कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा तय की गई शर्तों के अनुरूप है ताकि कर्ज से ग्रस्त लेबनान को संकट से बचाया जा सके। लेबनान एक छोटा मध्य पूर्व देश है जो पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
लेबनान की सीमा दो देशों सीरिया और इजराइल के साथ लगती है। यह साइप्रस के साथ अपनी समुद्री सीमाओं को साझा करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली यानी अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम की समीक्षा के लिए किसने 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शंस हैं ICMR, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और 3 मंत्रालयों हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हायर एजुकेशन और पंचायती राज के सचिव समिति के सदस्यों में शामिल है। यह समिति भारत में वर्तमान शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा, बहुविषयक पाठ्यचर्या और MA लेवल स्तर पर संबंधित मुद्दों और तेजी से शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में MA लेवल स्तर की समीक्षा करेंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 22 साल की सेवा के बाद या 48 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।